चलिए आज हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान से जुड़ी एक खबर के बारे में, जो कि अफ़गानिस्तान की काफ़ी जो क्रिटिकल कंडीशन है उसके बारे में बताती है। तो सबसे पहले खबर देखें तो सहायता में कटौती से मानवीय संकट और गहराने की जो कारण है उनसे लाखों जो अफ़गानी हैं वो भुखमरी का जो सामना है वो कर रहे हैं। यानी कि जो सहायता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ़गानिस्तान की उसमें कटौती हुई है, जिसकी वजह से जो लाखों जो अफ़गानी हैं वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान पहले से ही संघर्षता अर्थव्यवस्था बार-बार वाले सूखे, 2 घातक जो भूकंप हैं और जो ईरान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों से निष्कासित जो अफ़गान हैं, वो शरणार्थियों की भारी जो आमद है उससे जूझ रहा है। ऐसे में सहायता में कटौती की गई है। यानी कि जो अफ़गानिस्तान है उसके जो सदस्य जो ईरान में और पाकिस्तान में रहते थे उनको निष्कासित कर दिया गया है, जिससे कि अफ़गानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी जो प्रभाव है वो पड़ा है। वहीं 2 बार जो घातक जो भूकंप आए हैं उनकी वजह से ही भी उसकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़े हैं। वहीं सूखे की समस्या वहाँ पर बनी हुई है। तो इस खबर को अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो अफ़गानिस्तान एक भयावह मानवीय संकट से के जो मुहाने हैं उस पर खड़ा है। सहायता राशि में भारी कटौती के कारण लाखों लोग भुखमरी का गंभीर जो स्तर है उसका सामना कर रहे हैं। यूक्रेन और गाजा को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सहायता है वो मिलने के कारण जो अफ़गानिस्तान की जो जो सहायता थी उसमें काफ़ी जो कटौती है वो की गई है, जिससे कारण जो लाखों जो अफ़गानी हैं वो भुखमरी का जो सामना है वो कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भुखमरी के आंकड़े बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके अगर प्रमुख जो आंकड़े हैं उनकी बात करें तो जो कुल आबादी है लगभग 1.7 करोड़ से अधिक लोग, जनसंख्या का 1/3 हिस्से से ज़्यादा इस सर्दी में गंभीर जो भूख है यानी कि क्राइसिस जो लेवल है हंगर की उसका जो सामना है वो कर रहे हैं। यह संख्या जो है पिछले साल की तुलना में 30 लाख अधिक बताई जा रही है। मानवीय सहायता की अगर हम आवश्यकता की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के अनुसार 2025 में अफगानिस्तान के लगभग 2.29 करोड़ लोग, लगभग आधी जो आबादी है वो मानवीय सहायता पर निर्भर है। बच्चों में अगर कुपोषण की बात करें तो अफगानिस्तान में 37 लाख से अधिक बच्चे और 5 लाख से कम गंभीर कुपोषण का जो शिकार है वो हो रहे हैं। इनमें से लगभग 10 लाख जो बच्चे हैं वो जीवन के लिए घातक कुपोषण से जूझ रहे हैं। लगभग 41 से 44% जो बच्चे हैं वो स्टैंडिंग उम्र के हिसाब से कम लंबाई का शिकार हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे कुपोषण का संकेत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें 2025 तो 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान को 109वें स्थान यानी कि 123 देशों में से 109वें स्थान पर रखा गया है और यहाँ जो भूख की जो स्थिति है उसको गंभीर सीरियस श्रेणी में डाला गया है। सहायता में अगर कमी की बात करें, कमी के प्रभाव की, तो बजट कटौती के कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF अब हर महीने केवल 10 लाख लोगों तक सहायता पहुंचा रहा है, जबकि पिछले साल यह संख्या 56 लाख थी। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 85 लाख लोगों को कोई खाद्य सहायता नहीं मिल पा रही है। मृत्यु दर की बात करें तो रिपोर्ट्स के जो अनुसार 5 लाख से कम 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी 5.8% जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो रही है। अपर्याप्त पोषण और खराब जीवन स्थितियों के कारण उनकी जो मौत है वो हो जाती है। अफगानिस्तान में सहायता में भारी कटौती ने मानवीय संकट को चरम स्तर पर पहुंचा दिया है। इस कटौती के मुख्य कारण और प्रभावों की बात करें तो अमेरिकी सहायता में काफ़ी गिरावट देखी गई है। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता में भारी कमी की है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में अमेरिकी विदेशी सहायता का लगभग 47% हिस्सा काट दिया गया, जिससे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF जैसे जो महत्वपूर्ण खाद्य वितरण कार्यक्रमों को रोकना भी शामिल है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं की कमी की बात करें तो अमेरिका के अलावा फ्रांस, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे अन्य प्रमुख देशों ने भी अपने आधिकारिक विकास सहायता और मानवीय बजट में कटौती जो है वो की है।
इसके परिणाम स्वरूप 2025 की मानवीय प्रक्रिया योजना HNRP को अगस्त 2025 तक पिछले वर्ष की तुलना में 144 मिलियन जो डॉलर हैं उन पर कम फंड मिले हैं। फंडिंग का अगर जो भारी अंतर है उसकी बात करें तो 2025 के लिए आवश्यक 2.42 बिलियन डॉलर में से अप्रैल 2025 के अंत तक केवल 15% फंड ही प्राप्त हो सका था। दिसंबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार WFP को अपनी योजना के लिए आवश्यक राशि का केवल 12% ही प्राप्त हुआ है। सहायता कर्मों पर अगर रोक की बात करें तो बजट की कमी के कारण कम से कम 50 अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय चैरिटी संस्थाओं ने अफगानिस्तान में अपना काम आंशिक रूप से या पूरी तरह से रोक दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली जो USAID की जो लगभग सही सहायता थी वो बंद कर दी गई है। अस्पतालों और स्कूलों पर अगर असर की बात करें तो फंडिंग की कमी के कारण 2025 में अफगानिस्तान के 422 स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं, जिससे 30 लाख लोग इलाज से वंचित हो गए हैं। इसके अलावा 1,10,000 बच्चों की शिक्षा देने वाले 57 प्राथमिक जो स्कूल थे उनको भी 31 दिसंबर 2025 तक बंद होने की जो कगार पर वो जो स्कूल हैं वो खड़े हुए हैं। प्रमुख जो कारण हैं उनकी बात करें तो सहायता में कटौती के पीछे डोनर फटिंग, दाता देशों की थकान, अफगानिस्तान में मानवाधिकारों जैसे विशेषकर महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिबंध की गिरती स्थिति और आर्थिक मंदी दो मुख्य कारण माना जा रहा है। इस कमी के कारण सहायता का वह लाइफलाइन नेटवर्क पूरी तरह टूट चुका है जिसने लाखों अफगान परिवारों को अब तक बचाए रखा था। अब हम बात करें WEP की अगर जो लाचारी है उसके बारे में, यानी कि विश्व जो खाद्य कार्यक्रम है उसकी लाचारी की बात करें तो चयन की मजबूरी, जैसे कि चयन की अगर जो मजबूरी है उसकी बात करें, सबसे पहले जो WEF है उसकी अगर लाचारी के बारे में बात करें तो विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है उसके लिए 2025 का साल अफगानिस्तान में अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हो रहा है। फंड की भारी कमी के कारण WFP की जो स्थिति है वो काफ़ी लाचार के स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में जो हम समझ सकते हैं, जैसे चयन की मजबूरी, भूखे और बहुत भूखे के बीच जो चुनाव है वो करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे WFP के अधिकारियों का कहना है कि वे अब इस ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें भूखे लोगों और मरे लोगों के बीच चुनाव करना पड़ रहा है। बजट न होने के कारण वे उन लोगों को राशन नहीं दे पा रहे हैं जो गंभीर स्थिति में हैं, क्योंकि उन्हें अपना सीमित राशन केवल उन लोगों को देना पड़ रहा है जो अति गंभीर अकाल जैसी स्थिति में हैं। सहायता लाभार्थियों की संख्या में भारी अगर गिरावट की बात करें तो 2024 की शुरुआत में WFP लगभग 1.3 से 1.5 करोड़ लोगों को सहारा दे रहा था। दिसंबर 2025 तक यह संख्या घटकर केवल 10 लाख रह गई है। इसका मतलब है कि लगभग 85 लाख से अधिक लोग जो पूरी तरह WFP के राशन पर निर्भर थे अब बिना किसी बाहरी मदद के जीवित रहने को मजबूर हैं। राशन की अगर मात्रा में कटौती की बात करें तो जो थोड़े बहुत परिवार सहायता प्राप्त कर रहे थे उनके राशन में भी 50% तक की कटौती कर दी गई है। अब परिवारों को केवल जीवित रहने के लिए न्यूनतम जो कैलोरी है वो दी जा रही है। सर्दियों में अगर जो भंडार है उसकी बात करें तो सर्दियों में जो भंडार है उसमें विफलता पाई गई है। जैसे आमतौर पर WFP सर्दियों के कठिन महीनों के लिए दुर्गम इलाके में भोजन का स्टॉक जमा कर देता है, लेकिन 2025 में फंड की कमी के कारण दिसंबर 2025 तक अपर्याप्त स्टॉक जमा नहीं किया जा सका, जिससे बर्फबारी के बाद उन इलाकों में भुखमरी से मौत होने का खतरा बढ़ गया है। कुपोषण केंद्रों के बंद होने की बात करें तो WFP द्वारा समर्थित कई मोबाइल हेल्थ और न्यूट्रिशन जो क्लिनिक हैं उनको बंद कर दिए गए हैं। ये केंद्र उन कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए हैं आखिरी उम्मीद थे जो दूर दराज के गांव में रहते थे।
फंडिंग के अगर संकट की बात करें तो WFP ने 2025 के अंत तक अपनी गतिविधियों को सुचारू करने के लिए लगभग 1.6 बिलियन जो डॉलर है उनकी मांग की थी, लेकिन उन्हें दिसंबर 2025 तक इसकी तुलना में बहुत ही मामूली हिस्सा प्राप्त हुआ है। WFP है, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मदद नहीं की तो 2025 से 26 की यह सर्दी अफगानिस्तान के लिए आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी मानवीय आपदा बन सकती है। अब हम बात करें सहायता में कटौती का सबसे क्रूर जो प्रभाव है वो अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। वे इस मानवीय संकट से सबसे जो कमजोर शिकार हैं वो बन गए हैं। जैसे कि बच्चों पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो गंभीर जो कुपोषण है, लगभग 37 लाख बच्चे तीव्र कुपोषण का शिकार हैं। इनमें से 10 लाख बच्चे सीवियर एक्यूट मानवीय न्यूट्रिशन SAM से जूझ रहे हैं, जो उपचार न मिलने पर जानलेवा है। अब बच्चों की अगर मृत्यु दर की बात करें तो कुपोषण पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। सर्दियों में ठंड और निमोनिया भुखमरी के साथ मिलकर बच्चों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। बाल श्रम और विवाह की बात करें तो गरीबी से तंग आकर कई परिवार अपने छोटे बच्चों को मजदूरी के लिए भेजने या अपनी कम उम्र की बेटियों की शादी यानी कि चाइल्ड मैरिज करने को मजबूर हो रहे हैं, ताकि परिवार के अन्य सदस्यों का पेट भरा जा सके। अब हम बात करें महिलाओं पर जो होने वाले प्रभाव हैं, तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, जैसे लगभग 12 लाख से अधिक गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इससे बच्चे जन्म लेने वाले शिशुओं में भी जो कमजोरी है और जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर कमी की बात करें तो सहायता कटौती के कारण महिलाओं के लिए समर्पित कई क्लिनिक और प्रसूति केंद्र जो है वो बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षित प्रसव और बुनियादी स्वास्थ्य जांच अब लाखों महिलाओं की पहुंच से काफी बाहर है। घरेलू बोझ की बात करें तो सामाजिक प्रतिबंधों और आर्थिक तंगी के बीच महिला प्रधान परिवार जैसी महिलाएं जिनके पति नहीं है या अक्षम है की स्थिति सबसे दयनीय है। सहायता बंद होने से इन परिवारों के पास आय का कोई साधन नहीं बचा है। शिक्षा और अधिकार की बात करें तो स्कूल बंद होने और काम पर प्रतिबंध के कारण लड़कियों और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे उनकी निराशा और आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है। अब बात करें सहायता के अगर अभाव के बारे में, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के अनुसार फंड की कमी के कारण वे अब उन विशेष पोषण आहारों की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जो कुपोषित बच्चों और माताओं के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक हैं। अब हम बात करें वैश्विक स्थितियों को देखें तो गाजा के साथ अफगानिस्तान में भी भुखमरी का जो संकट है वो चरम स्तर पर है। अफगानिस्तान ने इस भीषण भुखमरी के पीछे कई प्रमुख कारण बताए हैं, जैसे कि दुनिया का ध्यान गाजा और यूक्रेन पर स्थित है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दानदाता डोनर्स का ध्यान मानवीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में गाजा और यूक्रेन के युद्ध की ओर मुड़ गया है। इसके कारण अफगानिस्तान को मिलने वाले फंड में भारी कमी आई है, जिसे डोनर फटीग कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती की बात करें तो अफगानिस्तान की 75% अर्थव्यवस्था पहले विदेशी सहायता पर निर्भर थी। तालिबान शासन के आने के बाद से अधिकांश देशों ने विकास सहायता बंद कर दी है। 2025 में मानवीय सहायता के बजट में भी लगभग 50% से अधिक की जो कटौती है वो की गई थी। अब बात करें जमी हुई संपत्ति के बारे में, तो अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के लगभग 9 बिलियन डॉलर अभी भी विदेशों मुख्यतः अमेरिका में जमे हुए हैं। नकदी की कमी के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली ठप है और लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। अब बात करें जो शरणार्थी हैं उनकी जबरन वापसी के बारे में, तो पाकिस्तान और ईरान से लाखों अफगान शरणार्थी जो हैं वो वापस जो भेज दिए गए हैं। ये लोग बिना किसी संसाधन के अफगानिस्तान लौट रहे हैं, जिससे पहले से मौजूद सीमित संसाधनों और भोजन पर जो दबाव है वो काफी बढ़ गया है। अब हम बात करें महिलाओं पर अगर प्रतिबंध के बारे में,
तो महिलाओं के एनजीओ और संयुक्त राष्ट्र में काम करने पर प्रतिबंध के कारण मानवीय सहायता का वितरण कठिन हो गया है। कई सहायता संगठनों ने काम बंद कर दिया है, जिससे राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जलवायु परिवर्तन और सूखे की मार की बात करें तो अफगानिस्तान लगातार तीसरे साल सूखे और खराब फसल का सामना कर रहा है। 2025 की सर्दियों में बर्फबारी की कमी और पानी के संकट ने कृषि को बर्बाद कर दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर अनाज का उत्पादन न्यूनतम स्तर पर है। इन कारणों के सामूहिक जो प्रभाव हैं उनसे अफगानिस्तान में भुखमरी की जो स्थिति है वो गाजा जैसी ही भयावह हो गई है, जहां लाखों लोग हर दिन भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। संकट के जो अन्य कारण हैं उनकी बात करें तो मानवीय संकट के कई कारण हो सकते हैं जो एक साथ मिलकर स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। कुछ प्रमुख कारण जो मानवीय संकट है उनकी बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसलों को नष्ट कर सकती हैं, घरों को तबाह कर सकती हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे लोगों को भोजन, पानी और आश्रम की जो कमी है उसका सामना करना पड़ सकता है। सशस्त्र संघर्ष और हिंसा की बात करें तो युद्ध और संघर्ष दोनों लोगों को विस्थापित कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं और आर्थिक गतिविधियों को रोक सकते हैं, जिससे मानवीय जो जरूरतें हैं वो बढ़ जाती हैं। आर्थिक अस्थिरता की बात करें तो उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं को कम कर सकती है, जिससे खाद्य असुरक्षा और कुपोषण बढ़ सकता है। जलवायु अगर परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव, अत्यधिक गर्मी और अनियमित वर्षा कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और जल संसाधनों पर दबाव भी डाल सकती है। सरकारी नीतियों और शासन संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी बात करें तो अप्रभावी शासन, भ्रष्टाचार और भेदभावपूर्ण नीतियां मानवीय संकट को बढ़ा सकती हैं, खासकर जब वे जो कमजोर आबादी समूहों को प्रभावित करती हैं। अब बात करें स्वास्थ्य संबंधी जो आपात स्थिति है उनके बारे में, तो महामारी या बीमारियों का जो प्रकोप है वो स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी जो दबाव है वो डाल सकता है और मानवीय जरूरतों को बढ़ा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही सीमित हैं। अब हम बात करें आधारभूत ढांचे की कमी के बारे में, तो परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे आवश्यक आधारभूत ढांचे की कमी संकट की स्थिति में लोगों तक सहायता पहुंचाना मुश्किल बना सकती है और समुदाय की लचीला जो पन है उसको कमजोर कर सकती है। अन्य कुछ जो कारण हैं उनकी बात करें तो बैंकिंग और तरलता संकट, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणाली लगभग ठप है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण विदेशों से पैसा भोजन भेजना भी काफ़ी कठिन है, जिससे देश में जो नकदी है उसकी भारी कमी है, लोग अपनी जमा पूंजी भी बैंकों से नहीं निकाल पा रहे हैं। आसमान छूती जो महंगाइयाँ हैं उनकी बात करें तो आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से गेहूं, तेल और ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। बेरोजगारी बढ़ने और आय घटने के कारण आम जो नागरिक हैं वो बाजार में अनाज खरीदने में असमर्थ हैं। शरणार्थी संकट के अगर दोहरे बोझ की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान से जबरन जो वापस भेजे गए 10 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी हैं वर्तमान में खुले आसमान के नीचे या अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। उनके पास न घर है, न काम है, न ही भोजन है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर जो दबाव है वो बढ़ गया है। कृषि और पशुपालन के अगर विनाश की बात करें तो लगातार सूखे के कारण चारा घास सूख गए हैं, जिससे लाखों पशु मर गए हैं। ग्रामीण आबादी के लिए पशुधन ही आय और भोजन का मुख्य स्रोत था, जो अब खत्म हो चुका है। तकनीकी विशेषज्ञों के अगर पलायन की बात करें, ब्रेन ड्रेन की, तो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारियों जैसे पढ़े लिखे लोगों ने देश छोड़ने से स्वास्थ्य और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं। इससे संकट का जो प्रबंधन है वो करना और कठिन हो गया है। लगातार भूकंपों के झटकों की बात करें तो 2024 से 25 में हेरात और आसपास के क्षेत्रों में आई शक्तिशाली भूकंपों ने हजारों घरों को मलबे में बदल दिया है। बेघर हुए लोग अब भीषण सर्दी और भुखमरी की दोहरी मार झेल रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की बात करें तो तालिबान प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न मिलने के कारण दीर्घकालिक विकास परियोजनाएं जैसे बांध निर्माण या औद्योगिक विकास रुकी हुई है, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था को जो सहारा है वो दे सकती थी। इन सभी कारणों के मिलकर अफगानिस्तान को एक ऐसे चक्र में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलना बिना बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के असंभव प्रतीत हो रहा है। भारत ने अब तक मदद की है भारत ने अब तक अफगानिस्तान की कितनी मदद की है? तो भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को निभाते हुए मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन जो एड है, उसको राजनीतिक मतभेद से ऊपर रखा है। जैसे गेहूं की आपूर्ति भारत ने की है। भारत ने अब तक 50,000 मैट्रिक टन से अधिक गेहूं खेप अफगानिस्तान भेजी है, जिसका वितरण विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। दवाइयों और टीके की बात करें तो भारत ने काबुल के इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय को टनों जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल जो उपकरण हैं, कोविड-19 टीकों की लाखों खुराकें उपलब्ध कराई हैं। सर्दियों की अगर राहत की बात करें तो सर्दियों के मौसम में भारत ने कंबल, तंबू और अन्य आवश्यक जो राहत है, अब जो सामग्री है वो अफगानिस्तान को पहुंचाई है। तकनीकी अगर टीम की बात करें तो भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात की है ताकि मानवीय सहायता के वितरण की प्रभावी निगरानी की जा सके। भारत की इस सहायता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है, क्योंकि यह बिना किसी राजनीतिक शर्त के सीधे अफगान लोगों के लिए कल्याण के लिए दी गई है। अब हम बात करें राजनीतिक जो शर्त हैं और जो मानवीय सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और तालिबान प्रशासन के बीच एक वैचारिक जो टकराव है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, यानी कि जो अफगानिस्तान की जो आम जनता है वो इसका खामियाजा भुगत रही है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो शर्तें हैं उनकी बात करें, इंटरनेशनल जो शर्त हैं, तो अमेरिका और पश्चिमी देश सहायता बहाल करने के लिए तालिबान से महिलाओं की शिक्षा, काम करने के अधिकार और एक समावेशी सरकार बनाने की शर्तें रख रहे हैं। मानवीय सहायता की बात करें तो मानवीय सिद्धांतों के अनुसार सहायता केवल जरूरतों के आधार पर ही दी जानी चाहिए, न कि राजनीति के आधार पर। सहायता संगठन मांग रहे हैं कि भोजन को राजनीति से अलग रखा जाए ताकि निर्दोष लोगों की जो जान है वो बचाई जा सके। अब हम बात करें इन आपदाओं से अफगानिस्तान कैसे निपट सकता है। तो जमी हुई संपत्ति को मुफ्त करना। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इन संकटों को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल है जमी हुई संपत्ति को मुक्त करना। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने $9 बिलियन को जारी करना ताकि बाजार में नकदी आए और अर्थव्यवस्था सांस ले सके। दीर्घकालिक निवेश की बात करें तो केवल भोजन देने के बजाय कृषि, जल प्रबंधन और छोटे उद्योगों में निवेश करना ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। प्रतिबंधों में ढील दी जाए, जैसे कि मानवीय सहायता पहुंचाने वाले बैंकों और संगठनों को प्रतिबंधों से पूरी तरह छूट देना ताकि फंड का प्रभाव जो है वो सुगम हो सके। समावेशी संवाद की बात करें तो तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच एक ऐसा मध्य मार्ग निकालना जिससे मानवीय अधिकारों की रक्षा भी हो और सहायता भी न रुके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।